Hello, friends. Hope you all are fine and safe. And this is my third video on law of agency. बिफोर कंटिन्यूइंग मैं आपको बता दूं कि मेरे जो पिछले दो वीडियोस थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पे या लॉ ऑफ एजेंसी पे वो आपको पहले देखने हैं, सुनने हैं, कंप्लीट करने हैं और उसके बाद ही इस थर्ड वीडियो पे आना है, राइट? अब तक जो हमने डिस्कशन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में वो है, मेरा पहला वीडियो था एज टू व्हाट इज एजेंसी और एजेंसी रिलेशनशिप क्या है, उसके असेंशियल्स हमने डिस्कस किए थे, रूल्स ऑफ एजेंसी डिस्कस किए थे, कौन एजेंट बन सकता है, कौन प्रिंसिपल रहेगा, राइट? उसके बाद डिफरेंस बताया था मैंने आपको सर्वेंट और एजेंट। लेकिन ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके मॉड्यूल में भी ये कवर नहीं होता है, तो आपको एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर नहीं करना है। इज इट राइट? उसके बाद हमारा अगला डिस्कशन था क्रिएशन ऑफ एजेंसी। क्रिएशन ऑफ एजेंसी में हमने एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट से एजेंसी कैसे क्रिएट होती है वो देखा, एग्जाम्पल्स भी देखे। इम्प्लाइड के अंदर एजेंसी बाय एस्टोपेल, होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए थे जिसमें पर्सन एक्टिंग इन इमरजेंसी, सेकंड था इंटरेस्टेड विद अनदर्स प्रॉपर्टी, थर्ड था हस्बैंड एंड वाइफ। देन एजेंसी बाय रेटिफिकेशन जिसके असेंशियल रिक्विजिट्स भी हमने डिस्कस किए थे, राइट? एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देन ड्यूटीज ऑफ एजेंट वर डिस्कस्ड, राइट ऑफ एजेंट्स हमने डिस्कस किए थे, प्रिंसिपल के ड्यूटीज एंड राइट्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने सब एजेंट पढ़ा था कि कैसे एक एजेंट अपना सब एजेंट अपॉइंट करता है, राइट? देन आगे आते हैं हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे, और आज का हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज इररिवोकेबल एजेंसी। इररिवोकेबल एजेंसी व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? जब एजेंसी प्रिंसिपल द्वारा टर्मिनेट न हो पाए, प्रिंसिपल कैन नॉट पुट एजेंसी टू एन एंड, देन इट इज कॉल्ड एज इररिवोकेबल एजेंसी, राइट? सो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इररिवोकेबल एजेंसी क्या? ऐसी एजेंसी जो टर्मिनेट ना हो पाए, व्हेन एन एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड और पुट टू एन एंड, इट इज कॉल्ड एज इररिवोकेबल एजेंसी। और तीन ऐसे केसेस हैं जहां इररिवोकेबल एजेंसी क्रिएट होती है बिटवीन प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट। द फर्स्ट वन इज एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। Second, when agent has incurred a personal liability and agent has partly performed his task, agent has partly exercised his authority। तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं क्या मामला है इररिवोकेबल एजेंसी का। आप देखें, सबसे पहली बात, इररिवोकेबल एजेंसी जो है वो तीन केसेस में क्रिएट होती है। मैंने आपको बताया ऐसी एजेंसी जिसे कोई टर्मिनेट न कर पाए, देन इट इज कॉल्ड एज इररिवोकेबल एजेंसी, राइट? तीन केसेस में सबसे पहला केस क्या था? एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट, यानी जहां एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट हो, राइट? तो व्हेन when any agency is coupled with interest, when the agent is getting some benefit over and above his remuneration, then it is called as agency coupled with interest। तो कोई भी एजेंट है उसे एजेंसी कमीशन के अलावा कुछ और भी रेम्यूनरेशन या मनी मिलने वाली हो तो उसे कहेंगे एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल की नंबरिंग आ रही है 11 12, राइट? तो मैं आपको बता दूं ये कंटिन्यूएशन में है। जो मेरे पिछले दो वीडियोस थे उसमें जो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं ये उसके आगे के एग्जाम्पल्स हैं। आप देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट क्या होगा? तो एक प्रिंसिपल पी और एक एजेंट ए, ये टर्मिनोलॉजी हम शुरू से यूज कर रहे हैं, राइट? देन आप देखिए यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कि प्रिंसिपल पी इज ऑलरेडी अ डेटर टू हिज क्रेडिटर ए, यानी जो व्यक्ति ए है वो क्रेडिटर है पी का। और अब क्या हो रहा है कि जो डेटर है वो अपने फंड्स जो ड्यू हैं वो पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, राइट? यानी जितना पेमेंट बीइंग डेटर ड्यू है टुवर्ड्स ए, उस पैसे को पे नहीं कर पा रहा है। नाउ व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग इज अपॉइंटिंग मिस्टर ए, जो कि उसका क्रेडिटर था, एज एजेंट।
यानी वो अपने ही क्रेडिटर को एजेंट की तरह अपॉइंट करता है और बोलता है कि आप एक काम करें, मेरे बिहाफ पे ये प्रॉपर्टी सेल कर दें और जितने भी पैसे रियलाइज होते हैं उसे आप अपने डेट के लिए पहले अलोकेट करें, फिर जो सरप्लस बचेगा मुझे दे दें। इज इट राइट? तो जितना भी डेट ड्यू है फ्रॉम पी, दैट इज टू बी पेड टू ए फ्रॉम दैट प्रोसीड्स। तो ए जो है वो एजेंट हो गए, प्रॉपर्टी सेल करेंगे पी की, जितने पैसे आए पहले जितने अमाउंट के लिए वो क्रेडिटर हैं उतना पैसा अपने पास रखेंगे एंड देन बचा हुआ पैसा किसको देंगे? प्रिंसिपल को। तो आप यहाँ पे देखें, क्या मिस्टर ए का सिर्फ इंटरेस्ट एज एन एजेंट है कि ओवर एंड अबाउ कुछ और भी इंटरेस्ट है? यस, देयर इज इंटरेस्ट कि उनका जो पैसा ड्यू है वो भी यहाँ पे रिकवर होगा। दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी विद कपल्ड विथ इंटरेस्ट, और ये इररिवोकेबल एजेंसी होगी जिससे रिवोक नहीं कर सकते। राइट? सेकंड सेकंड पॉइंट जो हमने देखा था, व्हेन एजेंट हैज इनकर्ड सम पर्सनल लायबिलिटी, एजेंट जो है उसने ट्रांजैक्शन करते समय कुछ पर्सनल लायबिलिटी इनकर की, तो ऐसे केस में भी ये एजेंसी इररिवोकेबल रहेगी। आप देखिए क्या हुआ, मिस्टर पी जो हैं वो अपॉइंट करते हैं मिस्टर ए को एज एन एजेंट फॉर द परचेस ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे केस में ए जो है उसने गुड्स परचेस कर दिए इन हिज ओन नेम। अब अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे ए ने गुड्स परचेस किए हैं इन हिज ओन नेम, ये डायरेक्शंस भी किसने दी हैं? मिस्टर पी ने। किसको डायरेक्शन दी? ए को, अपने एजेंट को, कि वो गुड्स खरीदे किसके नाम पे? इन द नेम ऑफ ए। राइट? तो क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए मिस्टर ए पर्सनली लायबल हो गए हैं? यस। तो फिर ऐसे केस में भी ये एक इररिवोकेबल एजेंसी रहेगी। देन थर्ड वन इज एजेंट हैज एक्साइज्ड his authority partly, यानी एजेंट हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट पार्शली। क्या है मामला? देखते हैं। यहां मिलता जुलता एग्जाम्पल आप देखें, प्रिंसिपल उसने एजेंट को अपॉइंट किया और यहाँ पे एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स सेल करने वाला है। राइट? अब क्या हुआ, जैसे ही पोटेंशियल बायर मिला, ए ने ऑर्डर ले लिया सेल का और एडवांस में आधी मनी ले ली। राइट? तो ऐसे केस में अब प्रिंसिपल डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। रीजन, एजेंट ने उसका पार्ट परफॉर्म कर लिया है। देन इट बिकम्स इररिवोकेबल एजेंसी। ये एजेंसी अब रिवोक नहीं हो सकती, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी। राइट? तो क्या था बच्चों इररिवोकेबल एजेंसी? when an agency cannot be terminated then it is called as irrevocable agency। तीन केसेस में बनी irrevocable agency। पहला क्या था? agency coupled with interest। राइट? सेकंड क्या था? where agent has incurred personal liability and where agent has partly exercised his authority। इन तीन केसेस में हमने एजेंसी को क्या बोला? irrevocable agency। सो इट वॉज इंपॉर्टेंट डिस्कशन। चलते हैं हमारे अगले डिस्कशन पे, और हमारा अगला डिस्कशन क्या है? एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। राइट? एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, जो एजेंट है वो कहाँ तक ऑथोराइज्ड होगा। लेकिन इस हेडिंग के वर्बल मीनिंग पर न जाते हुए एक्चुअल मीनिंग को देखें तो एजेंट की अथॉरिटी का मतलब क्या? कि एजेंट का राइट या उसकी कैपेसिटी जिससे वो बाइंड कर सकता है प्रिंसिपल को। इज इट राइट? सो हाउ इंपॉर्टेंट द लैंग्वेज इज, द ऑथोरिटी ऑफ एजेंट मीन्स द राइट और कैपेसिटी ऑफ एजेंट टू बाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बाइंड करने की एजेंसी की कैपेसिटी जो है वो होता है ऑथोरिटी ऑफ एजेंट। राइट? सो the acts of an agent within the scope of his authority bind the principal। So whenever the agent is doing any task or doing some transactions on behalf of principal, then principal is binded to the extent of agent's authority, and if agent is doing some task which is beyond his authority, for that for that principal is not bound। right? तो agent की authority, the authority of agent means right of agent to bind the principal, and whenever agent is doing some valid act on behalf of principal, then principal is bound and liable for that transaction। is it right? now ये जो extent of agency है इसको हम यहाँ पे देखते हैं पहले
आप देखें हमारा डिस्कशन आ रहा है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, राइट। और यहाँ पे मैंने बताया आपको कि एक्सटेंट का मतलब अथॉरिटी, सॉरी, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी का मतलब कि किस एक्सटेंट तक प्रिंसिपल लायबल हो सकता है, बाउंड हो सकता है एजेंट के एक्ट्स के लिए। नाउ वी आर डिवाइडिंग दिस टॉपिक इनटू टू पार्ट्स, राइट। द फर्स्ट वन इज रियल अथॉरिटी और एक्चुअल अथॉरिटी ऑफ एजेंट, राइट। और ये फर्दर डिवाइड करते हैं हम एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड अथॉरिटी में। लेकिन अगला जो डिस्कशन है ये एक्चुअल अथॉरिटी और रियल अथॉरिटी के अलावा अगला है ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, राइट। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी को अपरेंट अथॉरिटी भी बोला जाता है, ऑस्टेंसिबल और अपरेंट अथॉरिटी, राइट। तो आप देखें एक्सटेंट of agents authority is divided into two parts, actual and ostensible. So agent is having two types of authorities. The first one is the actual authority जो दी गई उसे असली में, लेकिन इसके अलावा जो इनहरेंट होगी, अपरेंट होगी, उसे क्या बोलेंगे, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, राइट। और एक्चुअल अथॉरिटी को डिवाइड करते हैं हम एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड अथॉरिटी में। सो वहां पे जो लैंग्वेज दे रखी है उसके लिए ये पिक्टोरियल चार्ट है, राइट। आप क्या करेंगे, कॉपी में ऐसा का ऐसा चार्ट बना लेंगे। और अब यहां डिस्कशन देखते हैं हम। द ऑथोरिटी ऑफ एजेंट मीन्स द राइट और कैपेसिटी ऑफ एजेंट टू बाइंड द प्रिंसिपल। द ऑथोरिटी ऑफ एजेंट टू बाइंड द प्रिंसिपल में बी, फर्स्ट डिस्कशन क्या है बच्चों, एक्चुअल और रियल ऑथोरिटी। एक्चुअल ऑथोरिटी इज द ऑथोरिटी कन्फर्ड ऑन एजेंट बाय द प्रिंसिपल। जो ऑथोरिटी प्रिंसिपल ने एजेंट को एक्चुअली दी, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल ऑथोरिटी। और ये दो प्रकार की हो सकती है, पहला एक्सप्रेस्ड ऑथोरिटी और दूसरा है इम्प्लाइड अथॉरिटी। इज इट राइट। तो एक्चुअल अथॉरिटी को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी और इम्प्लाइड अथॉरिटी। पहले एक्चुअल अथॉरिटी क्या, तो एक्चुअल अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी है जो प्रिंसिपल ने बाय द वेरी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एजेंट को दी है। और यदि वर्ड्स एक्सप्रेस्ड हों, लिखे गए हों, बोले गए हों, तो वो एक्सप्रेस अथॉरिटी होगी। बट an authority is said to be an implied authority when it is to be conferred or inferred from the circumstances of the case। जब केस के circumstances से आप इन्फर करें कि ये अथॉरिटी प्रिंसिपल ने एजेंट को दी है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इम्प्लाइड अथॉरिटी। और यहां आता है एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सेक्शन 188। एन एजेंट हैविंग द अथॉरिटी टू डू एन एक्ट, कोई भी एजेंट जिसे अथॉरिटी दी गई है टू डू एनी एक्ट, राइट। ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। एजेंट जिसे प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी कोई टास्क करने के लिए, राइट, हैज अथॉरिटी, उस एजेंट के पास ये भी अथॉरिटी रहेगी टू डू एवरी लॉफुल थिंग, टू डू एवरी लॉफुल थिंग इन ऑर्डर टू परफॉर्म और डू सच एक्ट, उस एक्ट को करने के लिए जितने भी लीगल स्टेप्स, लॉफुल थिंग्स वो कर सकता है, उसके लिए भी उसे अथॉरिटी रहेगी। दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, राइट। तो जब आपने किसी एजेंट को कोई कार्यभार दिया तो उस कार्यभार को पूरा करने के लिए जितने भी लॉफुल एक्ट्स हैं वो भी करने के लिए एजेंट जो है वो राइटफुल हो जाता है, ऑथराइज्ड हो जाता है। इज इट राइट। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये क्या मामला है। आप देखें ये एक्चुअल अथॉरिटी के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13। आप देखें जरा ध्यान से, ये जो प्रिंसिपल है ये अपॉइंट कर रहा है एक एजेंट को और पर्पस है इस एजेंसी का टू रिकवर एनी डेट ड्यू, राइट। तो प्रिंसिपल का एक व्यक्ति डेटर है, वो डेटर पैसे नहीं दे रहा है। अब प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया कि इस मनी को रिकवर करो। नाउ एजेंट कैसे रिकवरी करेगा, उसे फॉलो अप करेगा, उसे कॉल्स करेगा, डनिंग लेटर्स लिखेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल्स। लेकिन ये तो अथॉरिटी थी। बट व्हेन एजेंट is doing some legal proceeding against that debtor, then also he is authorized to do the same। तो अब मामला क्या है, एजेंट किस बात के लिए एम्प्लॉय किया गया था प्रिंसिपल द्वारा, टू रिकवर द डेट ड्यू। लेकिन
what agent is doing is adopting the legal process necessary for the purpose of recovering that debt, then it is his actual or real authority which is covered under implied authority heading. Is it right? तो वो फॉलो अप कर सकता था, कॉल्स कर सकता था, बार बार जाके पैसे के लिए निवेदन कर सकता था, उसके बाद अगर वो लीगल एक्शन लेता है तो उसके लिए भी वो ऑथोराइज्ड है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उस डेट के लिए एजेंट को अपॉइंट किया है कि वो उसे रिकवर करे। इज इट राइट? नाउ ये तो हो गया डिस्कशन एक्चुअल अथॉरिटी का, जो कि एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थी। एन एजेंट हैविंग ऑथोरिटी टू डू एन एक्ट हैज ऑथोरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग। उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए हर लॉफुल चीज कर सकता है विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू कंडक्ट सच एक्ट। राइट? सो इंपॉर्टेंट सेक्शन 188 था ये। नब आप आगे देखें, ऑस्टेंसिबल या अपरेंट ऑथोरिटी, लैंग्वेज क्या है? when agent is employed for a particular business, right? एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एजेंसी बनाई गई या एग्जीक्यूट की गई, अपॉइंट किया गया एजेंट को, तो पर्सन डीलिंग विथ हिम कैन प्रिज्यूम दैट ही हैज ऑथोरिटी टू डू ऑल नेसेसरी एक्ट्स which are incidental to such business, right? तो यहाँ पे अगर आपने किसी व्यक्ति को एजेंट अपॉइंट किया एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, तो आपके एजेंट के पास ये ऑथोरिटी होगी कि उससे इंसिडेंटल जितने भी बिजनेसेस होंगे वो ये कर सकता है। राइट? एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आइए। एग्जाम्पल नंबर 14 अंडर ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, जरा देखें क्या हो रहा है। पी प्रिंसिपल है, अगेन वो अपॉइंट कर रहा है ए एजेंट को, और इस बार एजेंसी का पर्पस क्या है? टू सेल द एस्टेट ऑफ मिस्टर पी। मिस्टर पी की जो एस्टेट है उसे सेल करना है। राइट? अब उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है 100 लाख रुपीस। राइट? उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है 100 लाख रुपया। प्रिंसिपल ये चाहता है कैसे भी ये प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ रुपए की है वो सेल हो जाए। राइट? और इस पर्पस के लिए उसने किसको अपॉइंट किया? ए। अब ए जो है वो प्रयत्नसर है, वो ढूंढ रहा है किसी अच्छे बायर को, और एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आया जब उसे सुटेबल बायर मिल गया, और इतना सुटेबल था कि वो 120 लाख में भी खरीदने को तैयार था उस प्रॉपर्टी को। राइट? अब एजेंट को लग रहा है कि अगर ये ट्रांजेक्शन हो जाती है तो इट इज बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, और चूंकि एजेंट को अपॉइंट किया गया था फॉर सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, एजेंट ने इमीडिएटली सौदा डन कर लिया, और उसने क्या किया? टोकन मनी ले ली। राइट? जिसको हम एडवांस भी बोलते हैं, डिपॉजिट भी बोलते हैं, टोकन मनी भी बोलते हैं, बयाना भी बोलते हैं। तो व्हाट एजेंट हैज डन, ही हैज टेकन द टोकन मनी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो आप सब लोगों को पता होगा, जब भी प्रॉपर्टी के सौदे होते हैं तो इनिशियली एक टोकन मनी जो है उससे ट्रांजेक्शन को किया जाता है। राइट? तो यहाँ पे एजेंट ने टोकन मनी ले ली ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। नाउ इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रिंसिपल का ये कहना है मैंने तो तुम्हें अपॉइंट किया था सिर्फ प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, टोकन मनी लेने के लिए मैंने अपॉइंट नहीं किया था। लेकिन भले चाहे आपने स्पेसिफिकली नहीं लिखा था कि एजेंट टोकन मनी लेगा, पर ये एजेंट की ऑस्टेंसिबल या अपरेंट अथॉरिटी है कि वो इस सेल प्रोसीड्स को परफॉर्म करवाने के लिए टोकन मनी भी ले सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। राइट? तो हमारा डिस्कशन क्या था बच्चों? एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। मीनिंग क्या था इसका? हमने डिस्कस किया था अभी हाल, दैट ऑथोरिटी ऑफ एजेंट मीन्स द राइट ऑफ एजेंट टू बाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बाइंड करने के लिए जो एजेंट का राइट है वही एजेंट की ऑथोरिटी है। हमने डिवाइड किया इसको दो पार्ट में, एक्चुअल और रियल ऑथोरिटी, एंड सेकंड वन इज ऑस्टेंसिबल और अपरेंट ऑथोरिटी। अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो एक्चुअल ऑथोरिटी है उसमें हमने देखा एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड, और ऑस्टेंसिबल के अंदर तो अपरेंट था, और हमने पूरे ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझा एज टू व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी। नाउ हमारा जो अगला डिस्कशन आता है दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इन रिलेशन टू थर्ड पार्टी। राइट? जैसा क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे दिया है, ज़रूरी नहीं है सारी बुक्स में ऐसा हो,
तो हम पढ़ रहे हैं अभी पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इन रिलेशन टू थर्ड पार्टीज, और मैंने ये डिस्कशन जो है ये डिवाइड किया है। आप देखिए तीन पॉइंट्स के अंदर, पहला है मेरा डिस्कशन नेम्ड प्रिंसिपल, अननेम्ड प्रिंसिपल एंड देन अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, राइट। लेकिन ये जो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, इन तीन टर्मिनोलॉजीज को अगर हमें समझना है तो एक चार्ट देखते हैं कि ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं क्या, राइट। तो आप देखें ये डिस्कशन पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगेन तीन चीजें, नेम्ड प्रिंसिपल, अननेम्ड प्रिंसिपल एंड अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, राइट। नेम्ड, अननेम्ड एंड अनडिस्क्लोज्ड, ये तीन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सबसे पहली बात आप देखें, पूरा डिस्कशन दो क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट है। क्या एक व्यक्ति जो थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन कर रहा है यानी एजेंट, उसने थर्ड पार्टी को क्या ये बताया है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन, अगर बताया है तो क्या थर्ड पार्टी को अपने प्रिंसिपल का नाम भी बताया है, राइट। तो दो क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं, फैक्ट एज टू प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये दो क्वेश्चन से आप देखें, जब एजेंट थर्ड पार्टी से प्रिंसिपल के लिए ट्रांजैक्शन करे तो अगर उसने इस बात का भी डिस्क्लोजर किया है कि हाँ प्रिंसिपल है, और थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल का नाम भी बताया है, तो ये हो गया नेम्ड प्रिंसिपल। यानी एक जनरल एजेंसी जो सामान्यतः हम समझते हैं, अब तक के पूरे चैप्टर में देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो सब क्या था? नेम्ड प्रिंसिपल था, राइट। अब है मामला अननेम्ड प्रिंसिपल। जब एजेंट थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन करे तो थर्ड पार्टी को इस बात से अवगत तो कराए कि हाँ मेरा एक प्रिंसिपल है और जो मैं आपसे ट्रांजैक्शन कर रहा हूं वो इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट कर रहा हूं, लेकिन उस थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल का नाम नहीं बताए, राइट। जब थर्ड पार्टी को ये तो पता है कि प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल कौन है ये नहीं पता है, देन इट इज कॉल्ड एज अननेम्ड प्रिंसिपल। अगला अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, आप देखें दोनों क्वेश्चंस का आंसर यहां पे नो आ रहा है। आप देखें नेम्ड प्रिंसिपल में दोनों क्वेश्चन का आंसर यस आ रहा था, अननेम्ड में एक क्वेश्चन का आंसर यस आ रहा था, लेकिन यहां पे अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल में दोनों क्वेश्चन का आंसर नो आ रहा है। यानी कि थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि जो व्यक्ति ए है, एजेंट है, वही अपने आप में प्रिंसिपल है। यानी थर्ड पार्टी को ये भी नहीं पता है कि कोई प्रिंसिपल है और ना ही उसका कोई नाम पता है, राइट। तो ऐसे केस में थर्ड पार्टी के सामने मिस्टर एजेंट प्रिटेंड कर रहा है कि वही प्रिंसिपल है, इज इट राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। तो सामान्यतः आपको जो डिस्कशंस आपकी बुक में दिखते हैं, एक ये टॉपिक दिखता है और स्पेसिफिकली ये टॉपिक दिखता है, राइट। लेकिन हेडिंग्स ये नहीं होती हैं, पर मैंने तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट्स आपको बताया एज टू हु इज अननेम्ड प्रिंसिपल, हु इज नेम्ड प्रिंसिपल एंड हु इज अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। तो बच्चों नेम्ड प्रिंसिपल क्या? जब दो चीजें थर्ड पार्टी को पता हो कि हाँ कोई प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल का नाम, लेकिन थर्ड पार्टी को ये तो पता हो कि प्रिंसिपल है लेकिन प्रिंसिपल की आइडेंटिटी पता ना हो, तो फिर वो अननेम्ड प्रिंसिपल। और जब थर्ड पार्टी को ये लगे कि जो एजेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है वो खुद ही कर रहा है, वो खुद ही प्रिंसिपल है, तो वो क्या हो जाएगा? अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। ना तो नाम पता है ना ही ये फैक्ट पता है कि कोई और प्रिंसिपल भी है, देन इट इज कॉल्ड एज अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। तो दोस्तों अब ये जो तीन पॉइंट्स थे पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट के अंदर, अब हमें इसको एक एक डिस्कशन को एट लेंथ लेना है, इज इट राइट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेम्ड प्रिंसिपल। और नेम्ड प्रिंसिपल का क्या मतलब था? जब थर्ड पार्टी को दोनों बातें पता हो, क्या कि ये व्यक्ति एजेंट ही है जिससे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और प्रिंसिपल की आइडेंटिटी भी पता हो। अब नेम्ड प्रिंसिपल जो है उसमें पोजीशन क्या होगी एजेंट की और पोजीशन क्या होगी प्रिंसिपल की। तो क्या लिखा है आप देखें, पोजीशन ऑफ नेम्ड प्रिंसिपल फॉर
एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट, राइट। तो बच्चों यहाँ पे ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 अलग अलग इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेम्ड प्रिंसिपल एक जनरल एजेंसी रिलेशनशिप जो होती है, मैंने आपको बताया प्रिंसिपल है, एजेंट थर्ड पार्टी से ट्रांजेक्शन करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो अभी तक पूरा चैप्टर जिस एक जनरल कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ते आ रहे थे, वही कंसेप्ट क्या होता है, नेम्ड प्रिंसिपल। और लेकिन इस हेडिंग में पर्टिकुलरली हमें रिलेशंस पढ़ने हैं, किसके किसके, प्रिंसिपल एजेंट के टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, इज इट राइट। तो हमें याद रखना होगा कि डिस्कशन जो है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं एज टू द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, जिसपे इंस्टीट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पॉइंट है, एक्ट ऑफ एजेंट्स आर द एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप सब लोगों को पता है कि एजेंट जब भी थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन करता है तो उस ट्रांजैक्शन से बाउंड होता है प्रिंसिपल। तो जो भी कार्य एजेंट कर रहा है वो प्रिंसिपल कर रहा है, जो भी बातें एजेंट बोल रहा है वो प्रिंसिपल बोल रहा है, राइट। तो एजेंट जब भी अपनी स्कोप ऑफ अथॉरिटी के विद इन कुछ कार्य करेगा तो उसके एक्ट्स ऐसा माना जाएगा प्रिंसिपल के एक्ट्स हैं, राइट। तो जनरल सा डिस्कशन, आप जिस भी पर्पस के लिए एजेंट को अपॉइंट करेंगे ऐसा माना जाएगा वो कार्य आप कर रहे हैं, राइट। सेकंड वन, व्हेन एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब आप देखें, ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट था ना, उसमें एजेंट अपनी अथॉरिटी के विद इन जो कार्य कर रहा था ऐसा माना जा रहा था जैसे प्रिंसिपल ने किया। लेकिन पॉइंट बी के अंदर क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि एजेंट जो है अपनी स्कोप ऑफ अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, राइट। तो ये डिस्कशन डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, राइट। पहले मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल सिर्फ बाउंड होगा उस कार्य के लिए जो कि एजेंट ने किया विद इन हिज स्कोप ऑफ अथॉरिटी। जो भी एक्सेस कार्य उसने किया है उसके लिए कभी भी प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा, राइट। लेकिन बात यह है कि जो ओरिजिनल वर्क है एंड जो एजेंट ने उसकी अथॉरिटी के एक्सेस जाके किया, क्या वो सेपरेबल टास्क है या इनसेपरेबल टास्क है। यदि वो सेपरेबल टास्क है, राइट, तो ऐसे केस में ओरिजिनल वर्क को तो प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो इनसेपरेबल है तो प्रिंसिपल चाहे तो पूरी ट्रांजैक्शन को डिनाई कर सकता है। देखते हैं एग्जांपल यहां पे। नेम्ड प्रिंसिपल में मैं आपको बता दूं, मैं सेकंड नंबर पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं और उसके लिए मेरा अगला एग्जांपल 14 है। आप देखें यहाँ पे, प्रिंसिपल पी उसने अपॉइंट किया है एजेंट ए को और अपॉइंट किया गया है फॉर ऑब्टेनिंग एन इंश्योरेंस, राइट। तो इंश्योरेंस लेने के लिए अपॉइंट किया गया मिस्टर ए को, एजेंट को। अब मामला क्या है यहाँ पे कि जो इंश्योरेंस है वो किसका होना चाहिए, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन प्रीमाइस। सब्जेक्ट मैटर क्या है, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन प्रीमाइस। पर ये जो मिस्टर एजेंट है, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से जब डिस्कशन किया, राइट, तो इन्होंने डिस्कशन में ये देखा कि दोनों इंश्योरेंस पॉलिसीज अच्छी हैं, गोडाउन के लिए यानी प्रीमाइस के लिए एज वेल एज स्टॉक का भी अच्छे से इंश्योरेंस हो रहा है। तो एजेंट ने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल दो चीजों का इंश्योरेंस ले लिया, एक गोडाउन का और दूसरा स्टॉक जो गोडाउन के अंदर पड़ा हुआ है, राइट। जबकि गोडाउन प्रीमाइस के लिए ही प्रिंसिपल द्वारा वो ऑथोराइज था। यहाँ पे एजेंट क्या कर रहा है, ही इज एक्टिंग इन एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी। तो उसकी जो अथॉरिटी थी उससे बियॉन्ड जाके वो कोई कार्य कर रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिंसिपल सिर्फ किससे बाउंड होगा, जो ओरिजिनल वर्क था उससे, राइट। और यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों इंश्योरेंस है ना, हमें अलग से पता चल रहा है 20,000 और 15,000 रुपए की प्रीमियम है और ये दोनों टास्क सेपरेबल हैं। ऐसे केस में प्रिंसिपल क्या करेगा, जो पहला गोडाउन प्रीमाइस का इंश्योरेंस है उसे तो वो वैलिडली एक्सेप्ट कर सकता है, उसके लिए वो लायबल भी है। लेकिन जो सेकंड पर्टिकुलर इंश्योरेंस है उसके लिए अगर उसने कंसेंट दी तो वो तो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन एक्सेस वो कर रहा है काम और ये सेपरेबल है, तो प्रिंसिपल चाहे तो डिनाई कर सकता है और बोल सकता है कि जो स्टॉक का इंश्योरेंस है ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, इसकी प्रीमियम मैं आपको
नहीं दूंगा। लेकिन यहीं पे आप देखें व्हाट इफ एनालिसिस आ रहा है, नॉन सेपरेबल। आप देखें जो ए ने इंश्योरेंस ऑब्टेन किया है वो एक लमसम पेमेंट में ऑब्टेन किया है, जहां पे इंश्योरेंस गोडाउन प्रीमाइस के साथ साथ स्टॉक का भी हो रहा था और एक ही पॉलिसी के तहत 35,000 रुपए दिए गए, राइट। ऐसे केस में जो प्रिंसिपल है वो रेप्यूडिएट कर सकता है पूरी ट्रांजेक्शन को, होल ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी रेप्यूडिएटेड। लेकिन यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के लिए तो प्रिंसिपल बाउंड होगा, लेकिन इसके लिए बाउंड नहीं था, वो चाहे तो सिर्फ इसे ही रेप्यूडिएट कर सकता है। इज इट राइट? और ये हमारा डिस्कशन क्या था? व्हेन एजेंट इज एक्टिंग इन एक्सेस ऑफ हिज ऑथोरिटी। अगला डिस्कशन, तीसरा पॉइंट आता है, नोटिस गिवन टू एजेंट एज नोटिस गिवन टू प्रिंसिपल। तो जब भी थर्ड पार्टी कोई भी सूचना एजेंट को देगी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ऐसा मान लिया जाएगा जैसे उस बात की सूचना, जानकारी प्रिंसिपल को मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया फॉर ऑब्टेनिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। तो अब ऐसे केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो थर्ड पार्टी हो गई। अब उस इंश्योरेंस कंपनी ने सारे टर्म्स कंडीशन, सारे नियम शर्तें सब समझा दी मिस्टर ए यानी एजेंट को। तो हर बात की जानकारी किसको दी गई? ए को। ऐसा मान लिया जाएगा जैसे उन सारी बातों का नोटिस इंश्योरेंस कंपनी ने किसको दे दिया है? प्रिंसिपल को। इज इट राइट? Is it right? So the heading is notice given to agent as notice given to principal। लेकिन यहाँ पे याद रखना आप, अगर एजेंट जो है उसका इंटेंशन है फ्रॉड कमिट करना अपने प्रिंसिपल के साथ, तो ऐसे केस में उसने जो जानकारी ली है ऐसा नहीं माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने ली है, राइट, जब उसका इंटेंशन फ्रॉड करने का हो। अदरवाइज मैंने एग्जांपल में क्या बताया, इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन एजेंट को क्लियर किए, तो ऐसा मान लिया जाएगा जैसे किसको क्लियर कर दिए, बता दिए, प्रिंसिपल को। इज इट राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीफ दैट एजेंट इज ऑथोराइज्ड, राइट। अब ये जो पॉइंट है ये हमारे जनरल डिस्कशन में हो चुका है जब हमने यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एजेंसी में हमारा डिस्कशन किया था। आप देखें क्रिएशन ऑफ एजेंसी में हम पढ़ चुके हैं एजेंसी इम्प्लाइड एग्रीमेंट से, और उसके अंदर आप देखें एजेंसी बाय एस्ट्रोपल, राइट। तो आप मेरे पहले अगर वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एजेंसी ऑफ एस्ट्रोपल, और ये एजेंसी ऑफ एस्ट्रोपल यहाँ नेम्ड प्रिंसिपल के अंदर पोजीशन के लिए आप देखें पॉइंट नंबर 4 है, एजेंसी बाय एस्ट्रोपल, राइट। तो मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि पी जो है वो डिनाई नहीं कर रहा था, मिस्टर ए जब टीपी को कह रहा था कि मैं प्रिंसिपल का एजेंट हूँ, राइट। देन इज इम्पॉर्टेंट misrepresentation or fraud by agent. This is something important, right? So what Mr. Agent is doing is he is misrepresenting or committing some fraud while entering into transaction with third party। तो थर्ड पार्टी से ट्रांजेक्शन करते समय एजेंट जो है वो क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है, राइट, या मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर एजेंट जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके लिए उसे प्रिंसिपल ने ऑथोराइज किया है, तो ये है तो ऑथोराइज्ड टास्क। लेकिन क्या गलत चीज एजेंट कर रहा है? वो मिस रिप्रेजेंटेशन से बिजनेस कर रहा है, वो फ्रॉड्यूलेंटली बिजनेस कर रहा है, जिस बात से प्रिंसिपल जो है वो अवगत नहीं है। बट मामला यहाँ पे ये माना जाएगा दैट फ्रॉड हैव सेम इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट मेड बाय सच एजेंट एज इफ, बहुत इंपॉर्टेंट, एज इफ these frauds and misrepresentations had been made or committed by principal, right। तो फ्रॉड एजेंट कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा फ्रॉड कौन कर रहा है? प्रिंसिपल। क्या मामला है आप देखें, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगेन एमसीक्यू में आ सकता है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 5 और उसके लिए हमारा एग्जाम्पल 15 चल रहा है, राइट। तो प्रिंसिपल जो है उसने अपॉइंट किया है एजेंट को, पर्पस क्या है? फॉर सेल ऑफ गुड्स, राइट। लेकिन ए गुड्स को सेल करने के लिए और अपनी कमीशन जो है उसे पाने के लिए मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, राइट। गलत तथ्य फैक्ट्स जानकारी दे रहा है थर्ड पार्टी को। तो थर्ड पार्टी को जैसे ही बाद में पता चलेगा मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो थर्ड पार्टी जो है
उसके ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, राइट। प्रिंसिपल ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो एजेंट ने किया है इसलिए ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। नो, यहाँ पे ऐसा मान लिया जाएगा जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल की साइड से हुआ है और थर्ड पार्टी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, वॉइड भी कर सकती है और वो चाहे तो उसे एक्सेप्ट भी कर सकती है बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ थर्ड पार्टी, राइट। तो नेम्ड प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या देखा, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, जिसमें हमने पहला देखा हर वो एक्ट जो एजेंट कर रहा है ऐसा माना जाएगा प्रिंसिपल कर रहा है। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के एक्सेस में जाके कोई कार्य करे तो सेकंड पॉइंट ने बोला कि ऐसे केस में सेपरेबल हैं तो वैलिड एक्ट्स को तो प्रिंसिपल जो है वो उसके लिए बाउंड है, लेकिन सेपरेबल में एक्सेस के लिए वो बाउंड नहीं है, उसे रेप्यूडिएट कर सकता है। लेकिन इनसेपरेबल ट्रांजैक्शन थी तो मैंने एक एग्जांपल बताया, होल ट्रांजैक्शन को प्रिंसिपल रेप्यूडिएट कर सकता है। फिर हमने सी पॉइंट के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी वाला एग्जांपल देखा और उसमें ये देखा कि जो भी थर्ड पार्टी जानकारी देती है, नोटिस देती है, किसको, एजेंट को, ऐसा माना जाएगा प्रिंसिपल को मिल चुका है। फोर्थ पॉइंट में एजेंसी बाय एस्टॉपल देखा था और फिफ्थ पॉइंट जो था वो एजेंट द्वारा ट्रांजैक्शन करने के समय मिस रिप्रेजेंटेशन की बात थी और थर्ड पार्टी के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया था, वॉइडेबल। हमारा अगला डिस्कशन जो है वो है अननेम्ड प्रिंसिपल, राइट। तो मैंने आपको बताया था अननेम्ड क्या, जब थर्ड पार्टी को ये तो पता है कि मिस्टर ए एजेंट है, मिस्टर पी कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, ये थर्ड पार्टी को नहीं पता है, राइट। और देखिए ये डिस्कशन मैंने डिवाइड किया है दो बातों में। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल इज ऑलवेज लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द एजेंट विद द थर्ड पार्टी, राइट। तो प्रिंसिपल बाउंड होगा। हाउ इम्पॉर्टेंट कि थर्ड पार्टी जो है वो स्यू करेगी प्रिंसिपल को, राइट। एजेंट को स्यू ना करते हुए किसको स्यू करेगी, प्रिंसिपल को। रीजन, थर्ड पार्टी को पता है कि द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी हु आर द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। एजेंट तो जस्ट एक इंटरमीडियरी था, राइट। हाउएवर, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, हाउएवर अगर एजेंट जो है वो डिक्लाइन करता है टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ प्रिंसिपल तो ऐसे केस में थर्ड पार्टी किससे लायबल बनाएगी या किससे स्यू करेगी, एजेंट को ही लायबल बनाएगी। इज इट राइट? सो दैट इज द केस व्हेन द प्रिंसिपल इज अननेम्ड प्रिंसिपल, यानी ये तो पता है थर्ड पार्टी को कि प्रिंसिपल है और एजेंट है, लेकिन प्रिंसिपल कौन है उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है। नाउ कम्स नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज अबाउट अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। तो अब अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब ना तो ये पता हो कि ये ट्रांजैक्शन एजेंट की कैपेसिटी में कर रहा है और ना ही प्रिंसिपल का नाम पता हो, राइट। यानी थर्ड पार्टी के लिए मामला क्या है कि जो एजेंट है वही प्रिंसिपल है और वही खुद ऑन हिज ओन ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल जो है, इस डिस्कशन को मैंने डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में। आप देखें, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल, राइट, देन पोजीशन ऑफ एजेंट, एजेंट की पोजीशन क्या रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टली कई बुक्स में दे रखा है वो दे रखा है पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, राइट। लेकिन हम यहाँ पे तीनों पार्टीज को डिस्कस करते हैं अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के केस में। सबसे पहली बात जो अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल में है, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल। व्हेन एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, यानी थर्ड पार्टी को ये पता चल गया कि एजेंट जो है ना वो एजेंट की कैपेसिटी में ट्रांजैक्शन कर रहा है ना कि प्रिंसिपल की कैपेसिटी में, और इस एजेंट का कोई प्रिंसिपल भी है, इस बात की डिस्कवरी हो गई यानी पता चल गया, या फिर और ही हिमसेल्फ इंटरवेंस, प्रिंसिपल जो है उसने खुद इंटरफियर किया और सामने से थर्ड पार्टी को बताया कि आई एम द प्रिंसिपल फॉर दिस ट्रांजैक्शन, देन ऐसे केस में थर्ड पार्टी में स्यू द प्रिंसिपल और एजेंट और बोथ। थर्ड पार्टी जो है वो राइटफुल है कि वो प्रिंसिपल को भी स्यू कर सकती है, वो एजेंट को भी स्यू कर सकती है, या दोनों को स्यू कर सकती है। ऐसा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल को ही स्यू किया जाएगा, एजेंट तो सिर्फ एजेंट है उसे स्यू नहीं किया जाएगा, नहीं। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ थर्ड पार्टी कि किसे स्यू करना। ये तो हो गई प्रिंसिपल की पोजीशन, राइट। व्हेन
an undisclosed principal is subsequently discovered or he himself intervenes, then other party, that is contracting party, third party, वो sue कर सकती है प्रिंसिपल को, एजेंट को या दोनों को. इज इट राइट? आगे पोजीशन ऑफ एजेंट. पोजीशन ऑफ एजेंट में क्या है? एजेंट हैज ऑल द राइट्स ऑफ एजेंट एज अगेंस्ट द प्रिंसिपल. रीजन, उसने ये ट्रांजेक्शन तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे की. तो जो नॉर्मल राइट्स होते हैं एजेंट को, वो सारे राइट्स हैं अगेंस्ट प्रिंसिपल. हमने पहले वीडियो में डिस्कस भी किए थे. बट एज अगेंस्ट थर्ड पार्टी ही इज पर्सनली लायबल. हमने अभी भी ऊपर देखा कि थर्ड पार्टी उसे भी स्यू कर सकती है. तो थर्ड पार्टी के लिए तो इस ट्रांजेक्शन में वो पर्सनली लायबल है. he may sue the third party or he may be sued by the third party, right? थर्ड पार्टी उसे sue कर सकती है, वो भी थर्ड पार्टी को sue कर सकता है. so that is the position of agent. and जो बहुत सारी बुक्स में डायरेक्टली दे रखा रहता है पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी. बच्चों इस डिस्कशन को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में. सबसे पहली बात थर्ड पार्टी की पोजीशन में, राइट? इन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एजेंट for an undisclosed principal, the third party may elect to sue either the principal or the agent or both, right? And what is important is, अगर आप इस फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं तो वो एज इट इज लैंग्वेज है पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल. यहाँ ये जो पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था ना, ये एज इट इज डिस्कशन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है. इज इट राइट? देन आगे देखें आप, इफ द प्रिंसिपल डिस्क्लोजेस हिमसेल्फ. जैसे ही प्रिंसिपल ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जरा देखना, प्रिंसिपल ने डिस्क्लोज किया कि मिस्टर ए तो जस्ट एजेंट है, मैं हूं असली प्रिंसिपल पी और मेरे लिए ही ये ट्रांजैक्शन की गई है. तो थर्ड पार्टी क्या कर सकती है? थर्ड पार्टी चाहे तो रिफ्यूज कर सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट को, रेप्यूडिएट कर सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट को. लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा. देखें आप, बर्डन टू प्रूव किसके ऊपर है? थर्ड पार्टी के ऊपर है. किस बात के लिए? कि अगर थर्ड पार्टी ये साबित कर देती कि अगर उसे इस तथ्य की जानकारी पहली होती कि मिस्टर पी प्रिंसिपल हैं या फिर मिस्टर ए एजेंट हैं, प्रिंसिपल नहीं है, ये फैक्ट अगर उनको पहले पता होता तो उन्होंने ये ट्रांजैक्शन की ही नहीं होती, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू हुए ही नहीं होते, राइट? तो अगर थर्ड पार्टी ये प्रूव कर दे कि उसे पहले से पता होता कि मिस्टर पी इज द प्रिंसिपल और ए इज द एजेंट, तो उसने ये ट्रांजैक्शन की ही नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हुआ होता. तो अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज कर सकता है, राइट? सो दैट इज सेकंड पॉइंट. एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज थर्ड पॉइंट. इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है कि वेयर द प्रिंसिपल रिक्वायर्स द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो क्लेम द राइट ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट द एजेंट. बहुत इंपॉर्टेंट बात. एजेंट क्या है? एजेंट थर्ड पार्टी से प्रिंसिपल बन के ट्रांजेक्शन कर रहा है. प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल था. लेटर ऑन प्रिंसिपल जो है वो आ गया, उसने बताया कि मैं प्रिंसिपल हूं. अब ऊपर तो हमने देखा रेप्यूडिएट कर सकते हैं. लेट अस सपोज रेप्यूडिएट नहीं कर पा रही है थर्ड पार्टी को, तो कॉन्ट्रैक्ट करना है क्योंकि थर्ड पार्टी ये प्रूव नहीं कर पाई. सेकंड नंबर पॉइंट में जो लिखा था कि यदि उसे पहले पता होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती, नहीं प्रूव कर पाई. तो अब प्रिंसिपल रिक्वायर कर रहा है उसको परफॉर्म करना. तो ऐसे केस में थर्ड पार्टी जो है वो राइट ऑफ सेट ऑफ क्लेम कर सकती है अगेंस्ट एजेंट. और इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. आप देखें, हियर इज अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल का एग्जाम्पल, राइट? आप देखें क्या है मामला. जो मिस्टर पी हैं उन्होंने अपॉइंट किया मिस्टर ए को एज एन एजेंट, राइट? और थर्ड पार्टी जो है वो है टीपी, जिसके साथ एजेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और अभी एजेंट ने प्रिंसिपल को डिस्क्लोज नहीं किया है. अब आप देखिए यहाँ पे एक और किरदार है. यहाँ पे क्या किरदार है मिस्टर ए का कि ये क्रेडिटर भी हैं इस थर्ड पार्टी के. कितने रुपए के लिए? 20,000 रुपए के लिए. यानी मिस्टर ए इज द क्रेडिटर ऑफ थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी जो है ये थर्ड पार्टी डेटर है ए की. कितने रुपए से? 20,000 रुपए से, राइट? नाउ अब ऐसे केस में यहाँ मामला क्या हो रहा है कि कुछ गुड्स जो हैं उनकी ट्रांजैक्शन हो रही है, राइट? और ट्रांजैक्शन के दौरान यहाँ पे सेल किया गया, राइट?
अब आप एक काम करें, इसको थोड़ा सा रिवर्स ले लेते हैं अपन, क्रेडिटर, चलो ठीक है, नहीं यहाँ पे सही है, ये क्रेडिटर है मिस्टर ए। अब मामला क्या है कि इस ए ने सेल किए गुड्स थर्ड पार्टी को। अब हम जानते हैं ए जो है ना वो एजेंट है और वो सेल कर रहा है गुड्स थर्ड पार्टी को। ये गुड्स कितने के हैं? 1 लाख रुपए के। इज इट राइट? अब ऐसे केस में ये जो थर्ड पार्टी है वो सेट ऑफ क्लेम कर सकती है, राइट? यानी राइट ऑफ सेट ऑफ में वो क्या करेंगे कि 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है उससे सेट ऑफ कर देंगे इस 20,000 रुपए को, राइट? यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो डिडक्ट कर लेगी 20,000 रुपए और नेट 80,000 रुपीज उसको पे ऑफ करेगी। इज इट राइट? नाउ दिस इज द राइट ऑफ थर्ड पार्टी अगेंस्ट सेट ऑफ, जिसमें थर्ड पार्टी जो है वो सेट ऑफ कर रही है। तो क्या 3 बातें हैं पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी के अंदर, एक बार वापस से देख लेते हैं जल्दी से, इन पे एमसीक्यू आ सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि जो थर्ड पार्टी है वो स्यू कर सकती है प्रिंसिपल और एजेंट और बोथ, राइट? ये हमारा फर्स्ट डिस्कशन था पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी में, राइट? दूसरा डिस्कशन क्या था कि जो थर्ड पार्टी जो है वो अगर ये प्रूव कर देती है कि अगर उसे ये फैक्ट पहले से पता होता कि देयर इज सम प्रिंसिपल तो उसने ये ट्रांजैक्शन की ही नहीं होती, ऐसा अगर प्रूव कर दे तो वो इस ट्रांजैक्शन को रिफ्यूज कर सकता है। और तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा, थर्ड पार्टी का राइट ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट द एजेंट, राइट? और ये जो एग्जाम्पल है एक बार वापस देख लेते हैं, थोड़ा सा डिलेमा था, कंफ्यूजन था, उसे हम क्लियर कर देते हैं। इस क्रेडिटर को हम क्रेडिटर न पढ़ते हुए डेटर पढ़ते हैं, राइट? अब जरा ध्यान देना, ये जो ए है, राइट, ये ए जो है ये डेटर है, राइट, थर्ड पार्टी का। अब इस ए को पैसे देने हैं, राइट, किसको? थर्ड पार्टी को। और ये जैसे ही एजेंट सेल करता है 1 लाख रुपए के, तो अब थर्ड पार्टी से कितने रुपए लेने हैं? 1 लाख रुपया लेना है। इज इट राइट? तो इसे वो सेट ऑफ करेगा, यानी थर्ड पार्टी क्या बोलेगी कि देखो मुझे आपको कितने देने हैं? 1 लाख रुपया, और आपसे लेना कितना है? 20,000, राइट? तो मैं सेट ऑफ करके आपको 80,000 रुपीज दूंगा। अब प्रिंसिपल जो है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरे 1 लाख रुपए आपसे लेने हैं, राइट? क्योंकि ये थर्ड पार्टी का राइट है सेट ऑफ का, कि थर्ड पार्टी सेट ऑफ कर सकती है द अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स एजेंट, राइट? तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ इसको डेटर कर देंगे। एजेंट जो है वो डेटर है थर्ड पार्टी का, राइट? और जो थर्ड पार्टी है वो क्रेडिटर है एजेंट की फॉर ₹20,000, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है? सेल की ट्रांजेक्शन, राइट? तो ऐसे केस में ये यहाँ पे डेटर ही होना चाहिए। क्लियर? तो क्या 3 बातें आ गई कि जो पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी है उसमें पहली बात, थर्ड पार्टी दोनों को स्यू कर सकती है या किसी को भी स्यू कर सकती है। थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन को रेप्यूडिएट कर सकती है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। पहले से अगर पता होता प्रिंसिपल है तो रेप्यूडिएट ही करते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं करते। और राइट ऑफ सेट ऑफ। अब आप देखें ये जो हमारा डिस्कशन था इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल इन रिलेशन टू थर्ड पार्टीज, जिसमें नेम्ड, अननेम्ड और अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल हमने पढ़ा, और यहाँ जाके ये डिस्कशन पूरा एंड होता है। नाउ हमारा अगला डिस्कशन आता है, दैट इज पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट। इन जनरल हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि जो एजेंट है उसके हर कार्य के लिए लायबल कौन होता है? लायबल होता है प्रिंसिपल। लेकिन ये पर्टिकुलर हेडिंग जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? हु इज लायबल इज एजेंट, एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी आ रही है। इज इट राइट? तो कौन से ऐसे सरकमस्टांसेस या सिचुएशंस हैं जहां पे एजेंट पर्सनली लायबल होगा? सो आसान सा डिस्कशन है। पहला, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली ये प्रोवाइड करता हो कि इस पर्टिकुलर टास्क के लिए एजेंट की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। दूसरा, जब एजेंट किसी फॉरेन प्रिंसिपल के लिए ट्रांजैक्शन कर रहा है, राइट? तो जब भी प्रिंसिपल फॉरेनर हो, ऐसा हो जो अब्रॉड में रिसाइड करता है, तो ऐसे केस में भी एजेंट पर्सनली लायबल हो जाता है, राइट? अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, अभी हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया था, राइट? अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के केस में हमने देखा था कि थर्ड पार्टी एजेंट को स्यू कर सकती है,
राइट। आगे, when he acts for the principal who cannot be sued, अगर प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट लाइक इडियोट माइनर, राइट, तो ऐसे केस में जो एजेंट है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। अगला, जब एजेंट ने ट्रांजैक्शन की इन हिज ओन नेम, राइट। अगला, व्हेन द प्रिंसिपल इज अ फिक्टिशियस पर्सन, राइट, प्रिंसिपल जो है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो क्या ऐसा किया उसने, एजेंट ने एक नकली प्रिंसिपल क्रिएट किया, बीच में वो एजेंट बन के ट्रांजेक्शन करेगा तो उसे कमीशन भी मिलेगी और सेल प्रोसीड्स भी मिलेगी। तो असली में देखा जाए तो प्रिंसिपल था नहीं, फिर भी मिस्टर ए जो खुद ही मालिक है उन गुड्स का, एजेंट बन के सेल कर रहा है ताकि उसे कमीशन भी मिले, राइट। अगला, व्हेन ही इज लायबल फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, तो हमने देखा कि जो भी कार्य करने के लिए एजेंट ऑथोराइज नहीं है, यानी एजेंट जब अपनी अथॉरिटी से एक्सीड होके कार्य करता है तो प्रिंसिपल उसको रेप्यूडिएट कर सकता है और ऐसे केस में भी एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा, राइट। जब एजेंट ने मनी रिसीव की या पे की बाय मेकिंग फ्रॉड, तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए भी जो थर्ड पार्टी है वो किसे स्यू करेगी, डायरेक्ट एजेंट को, राइट। वेयर द एजेंसी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आज इर्रिवोकेबल एजेंसी में, जहां एक व्यक्ति को पैसे भी लेने थे दूसरे व्यक्ति से और दूसरे व्यक्ति ने प्रॉपर्टी सेल करने के लिए भी बोला था, राइट। तो एजेंसी वाज कपल्ड विथ इंटरेस्ट, ऐसे केस में भी एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, जब जो बिजनेस है उसका ट्रेड यूसेज कस्टम ही कैसा है जिसमें एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल होता है। तो इन सभी केसेस में बच्चों एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल होगा, यानी यहाँ पे प्रिंसिपल की लायबिलिटी नहीं आएगी। इज इट राइट? अब हमारा जो अब लास्ट डिस्कशन है वो है पर्सनल लायबिलिटी के बाद टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, राइट। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का मतलब ये जो प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन थे ये कब खत्म हो जाएंगे। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हमारे इस चैप्टर का लास्ट डिस्कशन है और यहाँ जाके बच्चों हमारा लॉ ऑफ एजेंसी भी कंप्लीट हो जाएगा। लॉ ऑफ एजेंसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं सीए इंटरमीडिएट में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। रीज़न, यहाँ पे जो डिस्कशंस थे वो इंडेमनिटी थे जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया है, राइट। गारंटी उसके लिए मेरे वीडियोस आए थे, राइट। फिर बेलमेंट हमने देखा, प्लेज देखा, लॉ ऑफ एजेंसी का ये मेरा थर्ड वीडियो है। यहाँ जाके सीए इंटरमीडिएट का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाता है। इज इट राइट? तो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी में आप फर्स्ट पॉइंट देखें बाय द एक्ट ऑफ पार्टी से और सेकंड पॉइंट देखें बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो हमारे दो मेजर हेडिंग्स क्या हैं, एक्ट ऑफ पार्टीज और दूसरा मेजर हेडिंग क्या है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। फर्स्ट हेडिंग के अंदर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैसे एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेट हो सकती है। द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल और एजेंट है वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करे और म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत इस एजेंसी रिलेशनशिप को खत्म करे, राइट। लेकिन सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट में तो सब मतलब दोनों म्यूचुअली एग्री कर रहे थे, लेकिन सेकंड पॉइंट में देखें रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल है, थर्ड में क्या है, रिवोकेशन बाय एजेंट। तो फर्स्ट में दोनों म्यूचुअली एग्री कर रहे थे, सेकंड में प्रिंसिपल रिवोक कर रहा है, थर्ड में एजेंट रिवोक कर रहा है, राइट। अब ये प्रिंसिपल रिवोक कब कर सकता है, याद रखना जब एजेंट ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया हो, जब एजेंट ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया हो। रीजन हमने आज ही पढ़ा था, अगर एजेंट अपना पार्ट परफॉर्म कर लेगा तो वो तो इर्रिवोकेबल एजेंसी हो जाएगी, राइट। तो वो रिवोक ही नहीं हो सकती है। लेकिन अगर एजेंट ने अभी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, उसके पहले ही प्रिंसिपल एजेंसी को रिवोक करना चाहता है तो कर सकता है। इन द सेम मैनर जो एजेंसी है वो टर्मिनेट या रिवोक हो सकती है बाय एजेंट बाय गिविंग रीजनेबल नोटिस टू द प्रिंसिपल। इज इट राइट? और ये जो पर्टिकुलर नोटिस है ये एजेंट को देना पड़ेगा प्रिंसिपल को बिफोर एजेंट की कोई लायबिलिटी आ जाए, राइट। एजेंट लायबल बना उससे पहले ही वो नोटिस दे दे तो ये रिवोकेशन हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट देखें आप, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ दे रखा है। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए एजेंसी क्रिएट हुई थी
उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो गया, परफॉर्मेंस, राइट। तो एजेंसी रिलेशन कम्स टू एन एंड। देन एक्सपायरी ऑफ टाइम, 3 साल के लिए एजेंट अपॉइंट किया था, 3 साल पीरियड खत्म हो गया। डेथ और इंसेनिटी ऑफ एनी पर्सन, राइट। तो एजेंट या प्रिंसिपल की डेथ हो जाए या अनसाउंड माइंड के हो जाए तो एजेंसी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। आगे इंसॉल्वेंसी, अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया तो भी एजेंसी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। ऐसे ही डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर किसी पर्टिकुलर कार का इंश्योरेंस करने के लिए एजेंट को अपॉइंट किया था और वो कार ही डिस्ट्रक्ट हो गई तो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो गया, तो अब इंश्योरेंस किसका करवाएंगे, राइट। तो एजेंसी खत्म हो जाएगी। इंपॉर्टेंट वन, प्रिंसिपल बिकमिंग एन एलियन एनिमी, तो आपको पता है एलियन एनिमी इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, राइट। तो ये जो फॉरेनर है वो ऐसी नेशन का फॉरेनर है जब जिसके साथ हमारा अब वॉर चल रहा है, तो ये एलियन एनिमी जो है ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होता है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पे एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है बाय लॉ। देन डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी, हमने देखा था कि जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं, लेकिन कंपनी जो है सपोज उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ ही था और बाद में उसका डिसॉल्यूशन हो गया, तो ऐसे केस में ये एजेंसी खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कंपनी ने एक्चुअली किसी एजेंट को अपॉइंट किया और कंपनी का ही डिसॉल्यूशन हो जाए तो एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स ऑथोरिटी। मामला क्या है, अगर प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को टर्मिनेट किया तो ऐसे केस में एजेंट का जो सब एजेंट होगा वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज एंड ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी बच्चों। तो अब वही इम्पॉर्टेंट बात कि सबसे इम्पॉर्टेंट असेट जो है स्टूडेंट्स का वो क्या होता है, उसकी कॉपी, राइट। आपको सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं, अच्छे से कॉपी कंप्लीट करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अच्छे से स्टडी मटेरियल भी पढ़ना है। स्टडी मटेरियल के पीछे जो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे ग्रे पेजेस में क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत सारे उसमें से पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी हैं, तो उन्हें भी आपको करना है, राइट। तो यहाँ तक का डिस्कशन कंप्लीट हुआ बच्चों, अच्छे से आप पढ़ें। थैंक यू।